नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 6 की साइंस की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली थी। कक्षा 7 की साइंस की एनसीईआरटी हमें करनी है। आज से हम उसको यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 6 की एनसीईआरटी जब हम कर रहे थे तो उसमें कई बार ऐसा लगा कि चैप्टर्स जो होते थे उसमें काम की बातें बहुत कम होती थी। पूरे चैप्टर्स में 2 से 3 पॉइंट हमको मिलते थे। ऐसे में टाइम अगर 10 मिनट 12 मिनट भी आपका बर्बाद हो रहा है, कम पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो सही बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप 2 ही 3 पॉइंट एनसीईआरटी से निकाल के आप पढ़ते हैं तो वो हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका कम से कम समय बर्बाद हो। देखेंगे, आज ये पहला चैप्टर करके देखते हैं, फिर जैसी भी ज़रूरत होगी उसको चैप्टर के सारांश से, शब्दावलियों से, जैसे भी कर पाएंगे करेंगे। थोड़ा हम यहाँ पर चीज़ों को इम्पॉर्टेंट होने के क्रम में लेके चलेंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनको सबसे पहले हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में वो सीधे सीधे काम आए। ठीक है ना, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो ये चैप्टर है ये पादपों में पोषण के बारे में है। आप सबको पता है कि भोजन जो है, मुख्य रूप से स्रोत जो है भोजन के वो पादप ही हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं और भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। आपसे पोषक पूछा जाए तो यही है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पादपों यानी पौधों के अलावा भोजन कोई और नहीं बनाता। यहाँ बनाने का मतलब पकाना मत समझिएगा कि आप दाल चावल बना लेते हैं, रोटी सब्जी बना लेते हैं। यहाँ मतलब है कि ये दाल चावल कहाँ से आया, गेहूँ कहाँ से आया, तो ये हमको सब पादपों से प्राप्त होता है। तो पादप या पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कोई भी नहीं बनाता, बना ही नहीं सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम लोग कहाँ से, या फिर हम किसी गेहूँ, किसी पेड़ से प्राप्त गेहूँ चावल जो भी खाएंगे, सेब खाएंगे, संतरा खाएंगे, या फिर कई बार जो मांसाहारी लोग हैं वो जानवरों को ही खा जाते हैं, तो उनका भी पोषण कहीं ना कहीं उसी पे निर्भर करता है। पादपों में पोषण विधि हम देखें तो पादपों में जो पादप ऐसे जीव हैं, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं और वहां से ये प्राप्त करके, ग्रहण करके भोजन बनाते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों में रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। और सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके एवं उनके उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। अगर आपसे पोषण की परिभाषा पूछी जाए तो आप ये बताएंगे, इसको नोट भी कर लीजिए, कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि जो होती है उसी को पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पोषण की वह विधि, पोषण वह विधि नहीं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषण कहा जाता है। ठीक है ना। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी पादप कहेंगे। स्वपोषी पादप जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए। स्वपोषी कौन होते हैं, और जो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा जो संश्लेषित भोजन, जैसे हम लोग जो हैं, तो ये विषमपोषी हो गए। तो स्वपोषी, विषमपोषी, ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये जानना चाहिए। अब यहाँ पर है कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ स्थित है, कैसे बनता है, और क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है या कुछ भागों में, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। पादपों में खाद्य संश्लेषण का जो प्रक्रम होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखिए कि पत्तियों के द्वारा, पत्तियां जो है वो पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है, तो पत्तियां ये खाद्य फैक्ट्री के रूप में कार्य करती हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। और मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जो होते हैं जड़ द्वारा यानी मूल के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये जड़ के द्वारा अवशोषित होते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्तियां जो होती है ना, इसमें अभी आपको रंध्र एक फिगर दिया हुआ है, उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रंध्रों द्वारा वायु में प्रवेश कर जाती है और यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है ना। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाओं के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। जल खनिज पत्तियों तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि पहले ही हम बात कर चुके हैं, जो भंडार है वो पत्तियां हैं, जहाँ पे वो बनता है सब कुछ। तो वहाँ पे मटेरियल तो चाहिए, कच्चा माल तो आपको चाहिए। जैसे कोई चीज़, मान लो आपको रोटी बनानी है तो उसके लिए जल चाहिए,
आटा चाहिए, किसी भी चीज़ का आटा चाहिए, तो अब रोटी आपको बनाना है तो ये दोनों चीज़ें आपको किचन तक पहुंचनी चाहिए। और ये वाहिकाएं नली के समान होती है, तो ये वाहिकाओं के द्वारा जल पहुंच जाएगा, खनिज पहुंच गया, तथा जड़ तना एवं शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं क्योंकि वहीं से जाता है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, यानी उन्हीं से जाता जाता रहता है। और पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आगे हम अध्ययन करेंगे, इतना आप यहाँ पे समझ लीजिए। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, यानी जिसको सौर प्रकाश हम बोलते हैं, की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ठीक है, क्लोरोफिल सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। मान लीजिए ये पत्ती है और इसको ग्रहण कर रहा है, तो इसमें क्लोरोफिल इसकी मदद कर रहा है। और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वास्तव में ये खाद्य संश्लेषण है, लेकिन खाद्य संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, और प्रकाश किसका? सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण इसको प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। इसको आपको बिल्कुल सही से समझना चाहिए। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी कि इनमें से जो सारी चीज़ें दी हैं ये सब ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए सब आवश्यक चीज़ें हैं। साथ में क्लोरोफिल भी हमको चाहिए, तो क्लोरोफिल का भी बहुत अहम योगदान हो गया इसमें। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अब संग्रहित तो पत्तियों के द्वारा की गई, और संचित कहाँ हुई? संग्रहित मतलब इकट्ठा करना, और संग्रह और संचित मतलब स्टोर करना। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य ही ऊर्जा का चरम स्रोत है, कोई भी जीव हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अब आप जान सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व रहेगा ही नहीं, और जब पादप नहीं रहेंगे तो सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है। यानी कि केवल सूर्य की रोशनी हटा दी जाए तो पूरा भोजन का जो सिस्टम है आपके खाने का, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही ऑक्सीजन निर्मित होती है, वहीं से होती है। और प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यानी कि सूर्य की रोशनी हटाने से कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो यहाँ पे ये फिगर में दी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है 1.2, ये वाला, इसकी बात ये कर रहे हैं। तो इसके हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर अभी देख ले रहे हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ पे ये समीकरण आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जल की द्वारा सूर्य की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल भी इसमें उसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ऑक्सीजन हम श्वास लेने के काम में लाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट फिर भोजन का स्रोत बनता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड या स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये मंड और या स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। यानी पत्ती में अगर स्टार्च पाया जा रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न हो रहा है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्च क्या है, निम्नलिखित में से विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, क्या है? तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि इसमें ये कोशिकाओं के बारे में क्या दिया हुआ था। सेल्स, कोशिकाओं की इंग्लिश क्या होती है? सेल्स। अब हम देखें तो जैसे आप इसमें उदाहरण बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। जैसे मकान आप देखते हैं, मकान ईंटों से बना होता है, ईंटें जोड़ जोड़ के ऐसे दीवारें बनाई जाती हैं, है ना? तो इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जैसे मकान ईंटों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर अध्ययन किया जाए तो कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली से ये घिरी होती है। तो कोशिका झिल्ली आपसे पूछा जाए तो ये बाह्य संरचना है, और इससे कोशिका घिरी होती है। इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये अगर कोशिका का आरेख चित्र हम बनाए तो देखिए, ये कोशिका द्रव्य, ये अंदर ये भरा हुआ है, और ये जो ये वाला ये है, ये केंद्रक है, और यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली है, जिससे ये घिरा हुआ है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है।
इसको बना के कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, ऐसे कुछ बना के अगर आप ऐसे बना के उसमें दिखा देते हैं तो एक से भी काम चलेगा, ऐसा बनाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर देखिए ये जो फिगर दिया हुआ था, अब ये जो कोशिकाएँ थी और ये कोशिकाएँ देखिए बहुत सारी पत्ती की काट है, काट में से ये कोशिकाएँ आपको दिख रही हैं, द्वारी कोशिका, रंध्र दिख रहा है, क्लोरोफिल यहाँ पर देखिए ये पाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। और ऐसे ही चित्र ए में आप देखिए जहाँ से ये प्राप्त हुआ है, तो ये कुल मिलाकर पत्ती तो ऐसी थी, इस पत्ती से यहाँ का ये काट के इतना काट के निकाला गया, तो इसी का अध्ययन किया जा रहा है सूक्ष्मदर्शी से। और ये रंध्री द्वार है, ये द्वारी कोशिकाएँ हैं, और फिर इसको और जब एक्सपेंड किया गया और अच्छे से देखा गया तो कुछ ऐसी संरचना दिखेगी। यहाँ पर अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य खाली पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण शाखाओं के द्वारा भी होता है, तनों के द्वारा भी होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूप में हो जाती हैं और इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। आप बहुत सारे पेड़ देख सकते हैं, एलोवेरा आपने देखा होगा, उसमें देखिए आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, हरे हरे तने होते हैं, कम पानी में भी वो आराम से रह सकता है। और बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे, यहाँ पर चैप्टर्स को बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर फिर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको हम छोड़ेंगे। और यहाँ पर एक जो ये चित्र दिया हुआ है देखिए, ये सूर्य की रोशनी यहाँ पर पत्तियों पर पड़ रही है, सौर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड है और सौर की ऊर्जा की उपस्थिति में जब कार्य होता है तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है, देखिए ये तीर बाहर की ओर है, ठीक है ना। तो यही ऑक्सीजन हम इनहेल करके सांस लेते हैं। और जो यहाँ से ये आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो यहाँ पे संचित होता है विभिन्न रूपों में, अब वहाँ पे फल लगेगा उसमें ये सब आ जाएगा। तो पत्तियों में ये क्लोरोफिल भी है। और जल एवं खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ से प्राप्त होता है, यहाँ से जड़ों से। इसीलिए आप खाद पानी कहाँ देते हैं? पौधों के जड़ों में देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण, यहाँ से देखिए, या रंग, वर्ण माने रंग, कलर की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ऐसा मत सोचिएगा केवल हरी पत्तियों में होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्राच्छादन कर लेते हैं। वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं तो वो उनको ढक लेते हैं, प्राच्छादित कर लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, अर्थात ढक लेते हैं। और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण इन पत्तियों से भी होता है, मात्रा अलग अलग हो सकती है सबकी। गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी कई बार आप देखते होंगे, जैसे काई जैसे पादप होते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो शैवाल एक जीव है, यहाँ पर आपको ये जानना है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग क्या होता है? और इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यही आप टिक करेंगे। विभिन्न रंगों की पत्तियां आप देख सकते हैं और आप ये आराम से थोड़ा सा इधर उधर सर घुमाइएगा जब बाहर निकलिएगा, कहीं जहाँ पेड़ पौधे होंगे, पता चला आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पेड़ पौधे ही नहीं तो नहीं दिखेंगे, तो ये आप विभिन्न कलर की पत्तियाँ देख सकते हैं। पता नहीं कौन सी आपको पसंद आए, मुझे तो ये वाली बड़ी अच्छी लग रही है, ये वाली कम, ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, फिर ये वाली और फिर थर्ड पे ये वाली, ठीक है ना। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट कर लेना चाहिए। पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। अब यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। मैंने बताया था ना कि इसी से फिर भोजन आगे जो बनेगा। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। अब आपसे सिंपल सा एक प्रश्न यहाँ बनेगा कि प्रोटीन कैसा पदार्थ है? तो ये नाइट्रोजनी पदार्थ है, वहाँ पे दिया रहेगा विकल्प में। और इनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, तो नाइट्रोजन भी इसमें पाई जाती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? अब यहाँ पर ये प्रश्न है और इसका उत्तर हम खोजेंगे। याद कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप भी याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमने बहुत ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी हम ज्योग्राफी कंप्लीट भी कर चुके हैं क्लास 10 तक, और आगे भी उसमें चल रही है क्लास चलेंगी।
परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। समझ रहे हैं? पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं करते कि वो ऐसे प्रचुर मात्रा में गैसीय अवस्था में पाई जा रही तो वहां से ले लेंगे। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी नाइट्रोजन में परिवर्तित करके निर्मुक्त करते हैं। तो वायुमंडल से सीधे ना लेके जीवाणुओं के द्वारा वो मिट्टी में, मिट्टी से फिर पेड़ पौधों में, और ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जल इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि इन्हीं के जरिए पादपों को पोषण और खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे किसान में खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। यूरिया की बात आप सुनते ही रहते हैं। और इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य घटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब पादपों में पोषण की अन्य विधियां हम यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो भोजन संश्लेषित नहीं कर पाएंगे। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, कहाँ से उनको मिलता है, ये मुद्दा है। तो मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों के द्वारा निर्मित जो खाद्य है उस पर निर्भर करते हैं। जैसे हम लोग खुद तो नहीं बना सकते तो हम पौधों पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे ही कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये भी विषमपोषी हो जाएंगे, विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कई कंसेप्ट हैं। आप इसको यहाँ पर कॉपी पेन बिल्कुल आप अच्छे से नोट करते चलिए। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है 1.5, ये चित्र बता रहे हैं परपोषी पादप अमरबेल। अमरबेल आपने देखा होगा, ये ऐसे पेड़ों पे आपको लटकी लटकी ऐसे मिल जाएगी। नहीं, इसमें जड़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसकी जड़ वड़ नहीं होती है कि अपने आप ही भोजन बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, जमीन में ऐसे लगी जड़ आपको इसको नहीं मिलेगी। यहां पर देखिए दिया हुआ है कि एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना आपने देखी होगी, ये अमरबेल पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर से ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। वह पादप जिस पर ये आरोहित होते हैं वह परपोषी कहलाता है, क्योंकि ये दूसरे का पोषण कर रहा है। यानी कि जिस पेड़ पर ये है वो परपोषी होगा, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। और अमरबेल क्या हो जाएगा? परजीवी। तो अमरबेल अगर आपको सुमेलित करने दिया जाए तो अमरबेल परजीवी हो जाएगा, और जिस पर ये रहेगा वो परपोषी हो जाएगा। तो क्योंकि पर माने दूसरा और पोषी माने पोषण करने वाला, तो दूसरों का पोषण करता है। क्या हम एवं अन्य जंतु भी पादपों पर परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। तो है ही, और ऐसे लटक के हम नहीं कि पेड़ों पे ऐसे जाके चिपके रहेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन है, उन्हीं पर निर्भर है। ठीक है, और क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा जाएगा आगे भी। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पादप आप सोच सकते हैं कि कितने खतरनाक है वो। क्या ये विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, किसी रंग के भी हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, और इनकी घड़े यानी घट के समान ये दिखाई देते हैं। दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उनकी पत्ती का रूपांतरण होती है। कुछ ये कैसे होते हैं, अभी पत्ती इनकी संरचना दी हुई है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। ये अधोमुखी, ठीक है ना। ऐसे जब कोई कीट, अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है घट में रूपांतरित पत्ती, ये ऐसे रहती है, ये पत्ती है जो घट में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, अब कोई कीट जब आएगा घड़े के अंदर प्रवेश करेगा, जैसे इसके अंदर कोई कीट आया, यहाँ पर वो प्रवेश कर गया। जैसे उसने प्रवेश किया तो रोमों के बीच वो फंस जाता है, क्योंकि इसमें रोए निकले होते हैं अंदर, और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि तुरंत कीट गल वल के सब खत्म, उसमें तत्व उसके निकल आए। अब आप ऐसा सोच रहे हो आपके हाथों में ऐसा हो, कीट ऐसे पकड़े और फटा से अंदर आपकी एनर्जी जाने लगे। कीटकों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, क्योंकि ये कीट खा रहे हैं तो कीटभक्षी होते हैं। अब बूझो कह रहे हैं कि यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है?
तो इनका प्रश्न ही भी बढ़िया है, क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि जो तत्व इसको कीटों से मिलने वाले हैं, नाइट्रोजन इसको जो चाहिए वो अलग से नहीं मिल सकता, तो ये वहाँ से ले लेता है। क्या संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाए जिन्हें वे आवश्यकता होती है? हाँ, हो सकता है, बहुत बार ऐसा हो सकता है। पहली कह रही है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक भी सब परजीवी हैं? बिल्कुल है। आगे हम बात करते हैं मृत जीवी की, यानी कि मृतकों पे जो जीवित रहने वाले हैं। मशरूम आपने देखा है, वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गड़ी टूटी टहनियाँ अथवा तनों के छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी देखा है आपने। ऐसे होता है ना, ऐसे करके आपने ऐसे ऐसे देखा होगा। ये मशरूम टाइप का, मशरूम का ऐसे ही आकार वो होता है, और जो वो सड़ी गली लकड़ियों पर ऐसा लगा रहा होता है, आप देख सकते हैं आसानी से। अब ये जीवन यापन हेतु किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता इनको पड़ती है और वे कहाँ से प्राप्त करते हैं, इस पर हमको विचार करना है। बूझो कह रहा है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भी नहीं बना सकते। तो कहाँ से इनको मिलता है, इसी का उत्तर हमको खोजना है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये मशरूम है और ये वो वाला पेड़ है। छत्रक के पैकेट, छत्रक यानी हिंदी में मशरूम को छत्रक कहते हैं। अजीब अजीब हिंदी में नाम होता है, हिंदी पीछे जाने का ये भी एक कारण है, इतनी कठिन और सड़ी गली वस्तु पर उगा हुआ छत्रक ये, ठीक है ना। तो बेड पर एक टुकड़ा लेकर उसे अगर जल में हम भिगो दें, बेड का टुकड़ा लेके, तो इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन रखने के बाद कुछ ऐसा होगा कि उसमें कुछ संरचना बन जाएगी। तो ये कवक होता है, आप देखते हैं ना, वाइट वाइट हो जाती है ब्रेड। और इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और तत्पश्चात इस विलयन का भोजन के रूप में वो इस्तेमाल कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। कहने का मतलब ये मृत जीवों पर निर्भर कर रहे हैं, मरे हुए चीजों पर। कहने का मतलब विलयन का भोजन के रूप में ये अवशोषण कर रहे हैं, और वो भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ऐसी चीज से जो मृतक के समान है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृत जीवी कहलाते हैं। जो ऐसी प्रणाली का उपयोग करेंगे वो मृत, क्योंकि वो उसी पे जिंदा रह रहे हैं। कवक यानी फंजाई जिसको कहते हैं, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। आप देख सकते हैं ब्रेड पे, आपने देखा होगा, आप अपनी कोई वैलेट हो जो ओरिजिनल लेदर की बनी हो, उसको रख दीजिए कुछ दिन थोड़ी नमी वाले स्थान पे, सब वाइट वाइट हो जाएगी, ठीक है ना। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है, और इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती हैं, और बहुत सारा नुकसान इससे होता है। पहली कह रहे हैं कि मुझे याद है कि मेरे सुंदर जूते, जिन्हें एक विशेष अवसर पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। अब वो जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो नमी चाहिए इसके लिए। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, ठीक है। तो वो अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म देते हैं, और आप इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। और ये एक चीज़ और है कि क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो आप बता सकते हैं कि अगर नमी वाले स्थानों पर इनको न रखा जाए, ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां पर उष्ण एवं नम जलवायु न हो, तो ये बच सकते हैं। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। तो फसल भी नष्ट हो जाती है, ये भी आपको जानकारी मिल गई। वो जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? निश्चित होते हैं, तभी नष्ट हुआ था। कुछ जीव एक स्थान से दूसरे स्थान रहते हैं तथा अपना आवास, पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो इन्हें क्या होता है? सहजीवी संबंध कहा जाता है। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। भाई कोई वृक्ष है और उसकी जड़ में कवक रह रहे हैं, तो ये वृक्ष जो है इनको क्या प्रदान कर रहा है? पोषण प्रदान कर रहा है वृक्ष। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। और ये कवक क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये नमी का अवशोषण करते हैं,
तो ये जो अवशोषण करके यहाँ ले आ रहे हैं तो पौधे को सहायता मिल रही है, इसको बढ़ने में पोषण आसानी से मिल जा रहा है। तो ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो सहजीवी हो गए, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है, लाइकेन जो आप सुनते रहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरा होता है कवक। यानी लाइकेन जब आपसे कहा जाए तो शैवाल और कवक दो चीज़ें हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान देगा, कवक जो है वो शैवाल को रहने का स्थान देगा, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा, और बदले में शैवाल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को दे देगा। तो यहाँ पर आप ऐसे कवक लिख दीजिए, कवक क्या करेगा, और शैवाल यहाँ पर लिख लीजिए, शैवाल क्या करेगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप सुमेलित करने में या वैसे आप टिक कर दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। भाई एक बार पोषक आया, फिर हमने अगर उसको खर्च कर लिया, खर्च हो गया, तो फिर से कैसे आएगा। तो मृदा कोई भी चीज़ है, आप खर्च करने के बाद फिर से आपको लाना ही पड़ेगा। तो किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में, लान एवं गमलों में खाद या उर्वरक आप डालते देख सकते हैं। खाद या उर्वरक, ठीक है ना, फर्टिलाइज़र। तो क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। तो यही पोषकों की पूर्ति करने के लिए। पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पादप पोषक होते हैं और पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। समझ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। कोई भी चीज़ खर्च करते चले जाएंगे, और ये जो है जब ये कम होती जाएगी तो इसको फिर से हमको डालना पड़ेगा। तो बहुत इन सारी चीज़ों की हमको पूर्ति करनी होती है उसको बाहर से। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन बनाने के लिए अधिक आवश्यकता पड़ती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता किस लिए है, तो प्रोटीन बनाने के लिए है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन अब वहां तक मिट्टी में उसको लाया कैसे जाए, इसका उपयोग कर पाने में पादप असमर्थ होता है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं और किसी रूप में वो नहीं कर सकते। तो कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। प्रश्न यही पूछा जाए कैसे क्या होता है, कौन से पौधे होते हैं, ये पूछा जाता है। तो परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये कहाँ, चना, मटर, मूंग, सेम, या एक लाइन में आप कहें फलीदार फलों, तो अन्य जो फलीदार पादप हैं उनकी जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते रहते हैं। तो अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, तो इनका लगाना फायदेमंद हो जाएगा मिट्टी के लिए। अधिकतर दालें ऐसी होती हैं। इनके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास को खाद्य प्रदान करते हैं। पादप राइजोबियम को आवास और खाद्य प्रदान करेंगे और राइजोबियम ये काम करेगा। उनमें सहजीवी संबंध होता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कैसा संबंध है, तो आप सहजीवी बताएंगे। और इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद भी अगली फसल के लिए बहुत सारा नाइट्रोजन उसमें एकत्रित रहता है, वो फायदेमंद हो जाता है। तो इसलिए जब फसल चक्र की बात आती है तो हमेशा एक प्रकार की फसल नहीं, कभी दाल कभी वो। पुराने समय में ऐसे ही होता था ना, अब तो व्यापारिक फसलें होने लगी तो एक ही तरह की फसलें लगाई जाती हैं। तो अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम पादप ऐसे हैं जो पोषण प्रणाली अपनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और अंत में हम देखे ले रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन उसको आप देख लीजिए, सारांश देख के ख़त्म कर रहे हैं। शब्दावलियाँ आप लिख लीजिएगा। शब्दावलियाँ ये हैं, स्वपोषी, क्लोरोफिल और ये जो भी दी हुई हैं सब आपको समझ में आ गया है। सभी जीवों की खाद्य की आवश्यकता होती है। उसका उपयोग अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो ये हरे पादप करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके खाद्य संश्लेषण करते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है अनिवार्य तौर पर, इसके बिना नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए
किया जाता है। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये याद रखने योग्य बात है। वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमर, वेल जैसे पादप परजीवी हैं। परपोषी पादप अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे परपोषी पादप से अपना प्राप्त करते हैं। उदाहरण बहुत सही से याद रखिएगा कौन क्या है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी। हम लोग भी विषमपोषी हैं। इस तरह ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अच्छे से समझ लीजिए। कोई क्वेरी होगी, कोई सलाह होगी तो आप उसमें दे सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। अच्छा लगे तो इसको इधर उधर शेयर कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, इसका कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।